हेलो एवरीवन। आज हम जो फिजिक्स टॉपिक फर्स्ट बल तथा विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना का जो टेस्ट लिया था उसका विश्लेषण करेंगे। पहला प्रश्न क्या था आपके? पहला प्रश्न था सत्य कथन चयन करो। उसमें पहला ऑप्शन है आपकी प्रकृति में 5 मूल बल होते हैं। नहीं, प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं। कौन कौन से? प्रबल नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा विद्युत चुंबकीय बल और चौथा है हमारे दुर्बल बल या क्षीण बल। तो 4 मूल बल होते हैं, तो ये गलत हो गया। हमें सत्य कथन का चयन करना है। दूसरा क्या है? बल लगाने के लिए दो वस्तुओं के बीच अंतःक्रिया होना आवश्यक है। बिल्कुल सही। दो बल मतलब कोई भी दो वस्तु है, चाहे पास पास सटी हुई हो या दूर स्थित हो, तो अगर दूर स्थित है ना तो भी बल लग सकता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अगर अंतःक्रिया हो रही है, जैसे कि दो पिंड है दूर दूर स्थित, पृथ्वी और सूर्य, तो उनके बीच में एक इंट्रैक्शन फोर्स लगता है, अभिकेंद्रीय बल। तो वो कोई टच थोड़ी कर रहे हैं, फिर भी एक बल लग रहा है अंदर केंद्र की ओर, सूर्य के केंद्र की ओर, पृथ्वी और दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? अभिकेंद्रीय बल। तो वो किसका उदाहरण है? वो अंतःक्रिया का उदाहरण है। भाई अंतःक्रिया हो रही है तो मतलब कोई जरूरी नहीं कि उनके बीच संपर्क ही हो, तो संपर्क होना जरूरी नहीं है, उनके बीच अंतःक्रिया होना जरूरी है। तो दूसरा ऑप्शन आपके सही है। तो यही सत्य कथन का चयन करना था। दूसरा ऑप्शन सही है। अब हम तीसरे ऑप्शन पर बात करते हैं। बल द्वारा वस्तु की स्थिति, दिशा, चाल, आकार व द्रव्यमान को बदल सकते हैं। देखो, मैंने इसमें एक द्रव्यमान डाल रखा है, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा बल से, तो ये गलत हो गया। बाकी आकार, चाल, दिशा, स्थिति ये बदल सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है? बल का ऐसा ही मात्रक डाइन होता है। नहीं, बल का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन होता है। और डाइन एक डाइन बराबर होता है 10⁻⁻5 न्यूटन। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। एक डाइन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻5 न्यूटन। तो आपके पहले प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही होगा? बल लगाने के लिए दो वस्तु के बीच में अंतःक्रिया होना आवश्यक है। प्रकृति में 4 मूल बल होते हैं, अंतःक्रिया होना आवश्यक है। दूसरा, तीसरा क्या है? यहाँ द्रव्यमान आ गया इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे अधिक प्रबलता व सबसे अधिक परास वाले मूल बल के लिए सही विकल्प का चयन करो। अब दोस्तों क्या होता है, हमें पता है कि 4 मूल बल होते हैं। 4 मूल बल कौन कौन से होते हैं? पहला बल प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल क्या होता है? ये परमाणु है और ये नाभिक है। नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बल लगेगा ना उसको क्या बोलेंगे? प्रबल नाभिकीय बल। और इसकी प्रकृति क्या होगी? हमेशा आकर्षण। ये हमेशा दोनों बल दोनों मतलब कणों पर हमेशा आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, कभी प्रतिकर्षण नहीं होता है। तो इसकी प्रकृति क्या होगी? आकर्षण की। अब इसका प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है, प्रबल नाभिकीय बल की प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है, मतलब आकर्षण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है इसकी। लेकिन इसकी परास सबसे कम होती है। क्यों परास सबसे कम क्यों हुई? परास सबसे कम होने का कारण यही है कि ये नाभिक में काम कर रहा है। किसके अंदर काम कर रहा है ये बल? नाभिक की। और सबसे कम कोटि की होती है नाभिक की परास। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर। कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर नाभिक की परास। और जबकि परमाणु की परास पूछ लिया आपको, भाई परमाणु की त्रिज्या भी पूछ सकता है, या परास कोटि एक ही होता है सब, तो उसकी कोटि कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर या एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम, 10⁻⁻10 मीटर को क्या बोलते हैं? एक एंगस्ट्रम। तो परमाणु की परास से भी कम होती है नाभिक की परास। तो प्रबल नाभिक की परास चारों मूल बलों में से सबसे कम होती हैं और प्रबलता सबसे ज़्यादा होती हैं। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आ जाए। प्रबल नाभिकीय बल की परास सबसे कम होगी, वो भी कितनी होगी? 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या किसके बराबर होती है? कितनी कोटि की होती है? 10⁻⁻10 मीटर या एक एंगस्ट्रम। और प्रबल नाभिकीय बल की परास तो सबसे कम होती है लेकिन प्रबलता सबसे ज़्यादा होती है। और प्रबलता सबसे कम किसकी होगी? गुरुत्वाकर्षण बल की। और परास सबसे ज़्यादा किसकी होगी? गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा प्रबलता होती है प्रबल नाभिकीय बल की और सबसे कम प्रबलता होती है गुरुत्वाकर्षण बल की। सबसे ज़्यादा परास होती है प्रबल नाभिकीय गुरुत्वाकर्षण बल की सबसे प्रबलता कम होती है और प्रबल नाभिकीय बल की सबसे प्रबलता ज़्यादा होती है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल की परास सबसे ज़्यादा होती है और प्रबलता सबसे कम होती है गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, अब जो 2 बल तो हो गए, 2 बल और कौन बचे? विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल बल। ठीक है, या इसको हम क्षीण बल भी बोलते हैं, ये क्षीण बल भी हो गया। ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल और दुर्बल बल। इसकी चाहे परास हो या प्रबलता हो, ये दूसरे नंबर पर होगा, ये हमेशा तीसरे नंबर पर होगा। और पहले नंबर पर क्या होगा? अगर प्रबलता की बात करें पहले नंबर पर तो प्रबल नाभिकीय बल और सबसे लास्ट में गुरुत्वाकर्षण बल। अगर परास की बात करें तो सबसे कम परास किसकी होगी? सबसे कम परास किसकी होगी?
सबसे कम परास होगी प्रबल नाभिकीय बल की, और सबसे ज़्यादा परास किसकी होगी? गुरुत्वाकर्षण बल की। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम दूसरी बात करते हैं, इस दूसरे क्वेश्चन पर सबसे अधिक प्रबलता व सबसे अधिक परास वाले। अब देखो मैंने आपको बताया था सबसे अधिक प्रबलता किसकी होती है? प्रबल नाभिकीय बल की, और सबसे अधिक परास किसकी होती है? गुरुत्वाकर्षण बल की। तो इसका सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बल तथा इसकी प्रकृति के बारे में गलत विकल्प है। अब मैंने आपको बता दिया गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति क्या होती है? हमेशा आकर्षण की होती है, तो ये पहले ही गलत हो गया। विद्युत चुम्बकीय बल की आकर्षण प्रतिक्रिया सही है, नाभिकीय बल की प्रबल आकर्षण बल की। और दुर्बल बल क्या होता है? आकर्षण या प्रतिकर्षण। अब ये दो बलों के बारे में आपको बताता हूँ क्या होता है। पर विद्युत चुम्बकीय बल, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? विद्युत चुम्बकीय बल। अगर प्लस माइनस है, यदि दोनों की प्रकृति विपरीत है तो हमेशा आकर्षण बल कार्य करेगा, और दोनों की प्रकृति अगर समान है तो प्रतिकर्षण बल। तो इसकी प्रकृति क्या होगी बल की? आकर्षण या प्रतिकर्षण। तीसरा बल क्या होता है? दुर्बल बल या क्षीण बल। जैसे कि प्रोटॉन है, जैसे कि ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, तो इसके साथ में एक और पार्टिकल निकलेगा। कौन सा निकलेगा? न्यूट्रिनो। अब इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम? दुर्बल बल या क्षीण बल। और इसकी प्रबलता क्या होती है? गुरुत्वाकर्षण बल से कम होती है। सबसे कम प्रबलता गुरुत्वाकर्षण बल की होती है। उससे जस्ट पहले कौन सा आता है? ये प्रबलता में ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसकी कितनी होती है? दुर्बल बल की। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा दुर्बल बल हमेशा आकर्षण और प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण होता है, यहाँ प्रतिकर्षण दे रखा है, तो पहला विकल्प ये गलत हो गया। तीसरा का पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल पेशीय बल होता है, बिल्कुल सही। सतह द्वारा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में आरोपित बल घर्षण बल होता है, क्योंकि घर्षण बल हमेशा हम जिस तरफ चलते हैं उसकी विपरीत दिशा में सतह की तरफ लगता है। कैसे? जैसे कि हम ये सतह है और हम यहाँ चल रहे हैं इधर, तो ये सतह है ना, इधर तरफ एक बल लगेगी सतह की इस दिशा में, और उस बल का मान क्या होगा? म्यू आर। क्या होगा? म्यू आर। क्या होगा? म्यू तो होगा इस सतह की प्रकृति है, मतलब गुणांक होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट। आर क्या होगा? सतह द्वारा इस वस्तु पर लगाया गया प्रतिक्रिया बल, वो क्या होगा? आर। और वो किसके बराबर होगा? वस्तु के द्रव्यमान के बराबर। एम जी होता है। वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु का भार, सॉरी, द्रव्यमान तो एम जी, एम, और जी क्या है? त्वरण। और वो एम जी किसके बराबर होगा? आर के बराबर। तो यहाँ म्यू तो हम दे रखा होगा क्वेश्चन में, और आर हम किसके बराबर करेंगे? एम जी। ठीक है, तो वो होगा घर्षण बल। ठीक है, तो म्यू आर, एफ बराबर क्या होता है? म्यू आर या म्यू, एक मिनट रुकना। एफ बराबर क्या होता है? घर्षण बल क्या होता है? म्यू आर, या क्या होता है? म्यू एम जी। अब देखो हमने आर की जगह एम जी लिखा ना, क्यों? क्योंकि वो संतुलित हो जाएगा, एक ऊपर की तरह लगेगा आर और नीचे की तरह लगेगा एम जी। तो इनको संतुलित करने के लिए दोनों बल क्या होने चाहिए? बराबर। तो आर की जगह हम जी लिख सकते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप कभी गलत मत करना, ये आ सकता है। ठीक है, अब तीसरा ऑप्शन क्या है आपके? पिंडों के बीच में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल। बिल्कुल, मैंने भी आपको बताया कि द्रव्यमानों के बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, और उसकी प्रकृति हमेशा क्या होती है? आकर्षण की। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही होगा। चौथा ऑप्शन सभी मतलब सत्य है। ठीक है, ये चौथा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है? स्थितिक घर्षण बल, सर्पिक घर्षण बल, लोटनिक घर्षण बल, और देखो मैं क्या बताता हूँ आपको। जैसे कोई वस्तु ये सतह है, और इस पर कोई वस्तु है। ठीक है, अब इस पर जैसे जैसे इधर बल लगाएंगे तो इसकी ये क्या करेगा? घर्षण बल क्या करेगा? इस वस्तु को रोकने का प्रयास करेगा। तो जितना ज़्यादा ये मैक्सिमम होगा ना, ये भी बढ़ेगा। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसके बल अधिकतम हो जाएगा ये, जब तक कि वस्तु गतिशील नहीं हो। वह बल जब वस्तु गतिशील होने वाली हो, जस्ट उससे पहले जो बल लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्थितिक घर्षण बल। वो हमेशा मैक्सिमम होता है। और जैसे ही ये बल और बढ़ेगा इससे जस्ट, तो क्या गतिशील हो गई, और इस बल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसका कर्व होता है एक, इसका कर्व कैसे बनेगा? ऐसा। तो ये मैक्सिमम बल होगा ना, उसको क्या बोलेंगे हम? स्थितिक घर्षण बल। और ये जैसे ही आया तो गतिक घर्षण बल ये हो जाएगा। ठीक है, तो स्थितिक घर्षण बल का मान हमेशा मैक्सिमम होता है। और सर्पिक घर्षण बल, जब कोई वस्तु फिसलती है तो सर्पिक घर्षण फिसल रही है, तो इसका मतलब तो ये कम ही होगा, क्योंकि गतिक घर्षण बल है ये। और मैंने अभी आपको कर्व से बताया कि गतिक घर्षण बल क्या होता है?
ये गति घर्षण, ये घर्षण बल का कर्व होता है। ये मैक्सिमम है स्थिति घर्षण बल, और ये जैसे गति करेगी ना तो ये घर्षण बल का मान क्या हो जाएगा, ये तो कम हो जाएगा, तो सर्पिल घर्षण बल का मान कम होगा। और तीसरा ऑप्शन क्या, लोडनी घर्षण बल। लोडनी घर्षण बल क्या, जब कोई वस्तु लुढ़क रही है तो घर्षण बल ऑटोमेटिकली कम ही होगा ना। लुढ़कने का मतलब घर्षण बल कम लगेगा तभी तो लुढ़क रही है, नहीं तो स्थिर ही होती। तो सबसे बल सर्वाधिक मान किसका होगा, स्थितिक घर्षण बल का। उसके बाद में क्या होगा, सर्पिल घर्षण बल। और तीसरे नंबर पर सबसे कम मान किसका होगा, लोडनी घर्षण बल का मान सबसे कम होगा। और उसका मान किसके बराबर होता है हमेशा, म्यू आर, या म्यू बराबर म्यू एम जी। ठीक है, तो ये आपको घर्षण बल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अपकेंद्रीय बल का उदाहरण नहीं है। अब देखो, दो बल होते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अब कोई वस्तु, मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये गति कर रहा है नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में। तो ये गति करने का कारण क्या है, गति क्यों कर रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक पर्स मतलब अभिकेंद्रीय बल कार्यरत करता है। और वो अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान करता है, विद्युत चुंबकीय बल। क्यों, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक, ये प्लस माइनस, तो कौन सा बल होगा, प्लस माइनस आवेशों के बीच में आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है, विद्युत चुंबकीय बल। तो ये विद्युत चुंबकीय बल किस अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें गति। और आपको पता होगा कि अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल का मान होता है mv²/r। ठीक है, और विद्युत चुंबकीय बल का मान क्या होता है, F बराबर k Q1 इंटू Q2/r²। और अगर गुरुत्वाकर्षण बल आ जाए यहाँ, तो k की जगह जाएगा g, और Q1 Q2 की जगह जाएगा M1 M2, क्योंकि है ना पिंडों के बीच में कार्य करता है, इसलिए M1 M2। और नीचे r² है तो r²। r क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, और यहाँ r क्या है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो देखो अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल मैंने आपको बताया, अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर कार्य करता है। और एक इधर एक इस वस्तु की ओर एक विपरीत दिशा में एक बल कार्य करेगा, आभासी बल, छदम बल, मतलब वो प्रतीत होगा, खाली वास्तव में कार्य नहीं हो रहा है, खाली प्रतीत हो रहा है, उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। अब देखो हमेशा वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस पर कार्य करती है, अपकेंद्रीय बल पर। दूध से मक्खन निकालना, ये भी अपकेंद्रीय बल पर। लेकिन सूर्य के चारों ओर गति, सूर्य गति क्यों कर रहा है, ये सूर्य है, मतलब ये पृथ्वी है, यहाँ पे ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, ये इसके चारों ओर गति कर रही है। गति करने का कारण ये अभिकेंद्रीय बल कौन प्रदान कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अभिकेंद्रीय बल लग रहा है इधर केंद्र की ओर, उसके कारण वो गति कर रही है। तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, जिसके कारण ये चारों ओर क्या कर रही है, गति। केंद्र की ओर हमेशा अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, और केंद्र की विपरीत दिशा में एक छदम बल कार्य करता है, मतलब जो प्रतीत होता है खाली आभासी, उसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। और वो किधर कार्य करेगा, इधर। ठीक है, और केंद्र की तरफ अभिकेंद्रीय बल। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये होगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये सही होगा इसका। बाकी दोनों तो अपकेंद्रीय बल के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं। उस बल का चयन करो जो अनुपयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। अब देखो, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और घर्षण बल। अब देखो, आप देखोगे कि चारों से अगर आप निरीक्षण करोगे ना सही तरीके से, तो इससे क्या पता चलेगा, स्थिर विद्युत बल के लिए हमेशा संपर्क होना जरूरी नहीं है। अगर दूर दूर स्थित आवेश है, उनके बीच में इंटरेक्शन लगेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, विद्युत आवेश, विद्युत चुंबकीय बल। गुरुत्वाकर्षण बल में दूर दूर पिंडों के बीच में जो बल कार्य करता है, इंटरेक्शन फोर्स, उसको क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन चुंबकीय बल क्या होता है, दो चुंबकों के बीच में कार्य कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसमें भी इंटरेक्शन होना जरूरी नहीं है। लेकिन घर्षण बल में क्या होता है, वस्तु सतह से क्या होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए, और सतह की दिशा में एक बल लगेगा, विपरीत दिशा में, गति की विपरीत दिशा में, और सतह के अनुदिश एक बल लगेगा, उसको क्या बोलते हैं हम, घर्षण बल। तो घर्षण बल एक संपर्क बल का उदाहरण है। इसी प्रकार पेशीय बल के भी संपर्क बल का उदाहरण है। बाकी जो तीन बल है ना, स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल, ये असंपर्क बल के उदाहरण है, इनमें संपर्क होना जरूरी नहीं है। और बाकी घर्षण बल और पेशीय बल क्या है, संपर्क बल के उदाहरण है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका कौन सा सही होगा आंसर, इसका आंसर सही होगा आपके घर्षण बल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। बल मापने का यंत्र, स्प्रिंग तुला होता है, ये तो आपको सब पता है। थर्मोमीटर से ताप नापते हैं, कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापते हैं। ये कैसे मापते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ बल कैसे मापते हैं। जैसे कि ये कोई तुला है, इस पर मान लो मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब मेरा भार कैसे मापेगा ये, अब मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, कितना, mg भार लगा रहा हूँ, तो सतह भी क्या करेगी, आपने पढ़ा होगा कि तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो सतह भी मेरे मुझे है ना क्या करेगी,
प्रतिक्रिया करने का प्रयास करेगी। और कौन सा बल लगेगी? प्रतिक्रिया बल आर जस्ट उल्टा लगेगी। और क्रिया प्रतिक्रिया की एक शर्त क्या होती है? दोनों विपरीत दिशा में कार्य करते हैं और परिमाण दोनों का क्या होता है? समान। तो आर और एम जी क्या होंगे? बराबर। तो मेरा भार किसके बराबर आएगा? आर के बराबर। वो किसके बराबर होगा? एम जी। तो ऐसे मापते हैं, स्प्रिंग तुला का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किलो भार। अब ये तो इजी क्वेश्चन था आपके। अब यहाँ किलो भार का मतलब क्या है? किलो भार मैंने स्पष्ट दे रखा है, मतलब भार मतलब एम जी, 30 किलो इंटू भार। तो एम क्या है? 30 किलो। और भार मतलब जी बराबर क्या है? दे रखा है कोष्टक में, बाकी 9.8 होता है, लेकिन यहाँ मैंने कोष्टक में दे रखा है कि 10 यहाँ मानना है आपको, तो 300 हो गया इसका। तो ये हमेशा किलो भार किसका मात्रक है? बल का, मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण, ये क्या होता है? बल। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये है ना, आपको कैसे निकालना था? दो बल है, कोई वस्तु है यहाँ पे, सॉरी ये कोई वस्तु है, इस पर दो बल कार्य करते हैं, एफ और ये भी एफ। दोनों के परिमाण क्या है? समान। और दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण। ठीक है, अब टोटल परिणाम ही निकालना भाई। दो बल है, अब दोनों का परिमाण क्या होगा? तो हम ऐसे तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि सदिश है, सदिश को हम सीधे नहीं जोड़ सकते। सदिश को हम दो कंडीशन में जोड़ सकते हैं। अगर दोनों की दिशा समान है तब तो जुड़ जाएगी, प्लस प्लस दोनों। दोनों की विपरीत है तो दोनों घट जाएगी। और परिमाण किसके बराबर होगा? जो ज़्यादा होगा उसके। इसमें भी परिमाण क्या होगा? जुड़ जाएगा। ये तो इसका टोटल ऑलरेडी ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर कोण के बीच में कार्य करता है ना दो सदिश, सदिश को हम ऐसे नहीं जोड़ सकते। सदिश के बीच में अगर कोण है तो उसका परिमाण क्या होता है? टोटल का परिमाण क्या होगा? अंडर रूट में होगा। इसमें स्क्रीन छोटी है, इसकी वजह से मैं एक मिनट को बताता हूँ। टोटल परिमाण बराबर अंडर रूट F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। किसके बराबर होगा? कोस थीटा। अब देखो F1 बराबर F2 है तो 2F² हो गया, ये दोनों बराबर है 50-50। और ये क्या है? ये F1 F2 ये भी हो गया F², 2F²। और कोस 60 का मान क्या होता है? 1/2। 2 से 2 कट गया तो 3F² आया कोष्टक में। तो टोटल मान क्या आएगा? F रूट 3F। अब F की जगह हमें मान रखना था 50, तो कौन सा आंसर सही होगा? ये सही होगा। अब है ना, मान लो है ना 30 डिग्री का होता तो कोस 30 रखते हैं, और कोस 30 की वैल्यू क्या थी? रूट 3/2। इसी प्रकार कोस 45 होता तो 1। ठीक है, तो 1 होता तो क्या हो जाता? 4F² हो जाता, तो 2√F आता उसका आंसर, 2F आता है आंसर। ठीक है, तो अलग अलग कोण दे सकते हैं आपको। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू तो आपको आनी चाहिए, ये आपके काम आ सकती है किसी भी टाइम। ठीक है, अब विज्ञान की प्रकृति के बारे में सत्य कथन है। देखो, अब नए नए वैज्ञानिक आएंगे तो नए नियम बना दिए, अब वो पुराना नियम फेल हो गया। तो प्रकृति हमेशा इसकी क्या होगी? अस्थायी। संदेहवाद को नहीं बढ़ाता है, नहीं संदेहवाद को बढ़ाता है, क्योंकि अलग अलग नियम देंगे तो हमें संदेह होगा। ठीक है, तो संदेहवाद को बढ़ाता है। सीखने का अंतर्विषय क्षेत्र है, सीखने का बिल्कुल अंतर्विषय क्षेत्र है। ज्ञान की रचना की प्रक्रिया बिल्कुल, सिद्धांत बनाने के लिए एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है, और जो सिद्धांत बन गया उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो विज्ञान प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है। विज्ञान क्या है? प्रक्रिया और उत्पाद। तो प्रक्रिया है, अंतर्विषय क्षेत्र है, अस्थायी है, लेकिन संदेहवाद को बढ़ाता है। नहीं बढ़ाता है तो ये गलत हो गया, तो सत्य नहीं ढूंढना था हमें, इसका अस्तित्व आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। विज्ञान की प्रकृति के बारे में असत्य है, गतिशील है। वेरी गुड, क्योंकि चेंज होता रहेगा, गतिशील है। वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष होते हैं, ये आगे देखेंगे हम। विज्ञान प्रक्रिया वे उत्पाद हैं। नहीं, वैज्ञानिक ज्ञान क्या होते हैं? सापेक्ष होते हैं। वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष नहीं होते हैं। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? ये हो गया, सापेक्ष होता है हमेशा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन शानदार था आपका। अगले वाला, तथ्य क्या होता है? ज्ञान का प्रारंभिक बिंदु। जो भी हम तथ्य एकत्रित करते हैं ना, कोई भी सिद्धांत बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तथ्य। तो ज्ञान का प्रारंभिक बिंदु क्या होगा? तथ्य। सही है। संपत्ति है, तथ्यों के सामान्यीकरण के बाद प्रारंभिक संगठित विचार। अब हमारे पास है ना, मान लो तथ्य आ गए काफ़ी, अब उसमें हम कॉमन फैक्टर ढूंढना है, भाई क्या क्या कॉमन हो सकता है। तो जो भी बनेगा ना, कॉमन फैक्टर ढूंढने के बाद जो कॉमन है ना, उसको क्या बोलते हैं? सामान्यीकरण। तो तथ्यों के सामान्यीकरण के बाद में जो प्रारंभिक संगठित विचार बनेंगे ना, उनको क्या बोलेंगे हम? संपत्ति। अब संपत्ति मिल गए हमें, अब संपत्ति का हम प्रमाणीकरण करेंगे प्रयोग करके। प्रयोग किया, अगर वो सत्य स्थापित हो गया तो वो क्या बन गया? सिद्धांत। तो सभी सम्मिलित है इसमें। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। विज्ञान की सर्जना के बारे में असत्य है। इसकी सर्जना को ब्रूनर स्वावविकिंग ने व्याख्या किया, बिल्कुल सही। विज्ञान की मौलिक संरचना में तथ्य, संपत्ति,
सिद्धांत नहीं आते हैं, बिल्कुल गलत। ये तो आते हैं। कैसे? सबसे पहले प्रारंभिक ज्ञान आएगा, उसको क्या बोलेंगे? तथ्य। तथ्य को सामान्यीकरण के बाद में संपत्ति बनेंगे, और संपत्ति के प्रमाणीकरण के बाद में क्या बनेंगे? सिद्धांत। तो ये आते हैं। विज्ञान की संरचना का पक्ष, उसकी प्रक्रिया पक्ष से संबंधित, बिल्कुल सही। विज्ञान का सामाजिक पक्ष वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही। सामाजिक महत्व पक्ष का मतलब क्या हुआ? विज्ञान से हमें क्या हानि हो रही है, अंधविश्वास कैसे बढ़ रहा है, उसके बारे में जो गुण और दोष निकालते हैं ना, वो सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो सभी सत्य नहीं होगा, इसका सत्य असत्य कथन ढूंढना था, तो सत्य कथन क्या होगा? ये नहीं आएगा यहाँ पे। विज्ञान की प्रकृति में असत्य है। विज्ञान सदैव अनंतिम होता है, मतलब अंतिम नहीं होता। विज्ञान हमेशा गतिशील रहता है। विज्ञान तटस्थ विषय क्षेत्र नहीं है, तटस्थ विषय होता है। क्यों? क्योंकि प्रयोग से स्थापित करते हैं उसको, ऐसा नहीं सीधे सीधे वो सिद्धांत बनता है। तो पहले वो जो मान लो मैंने बताया था, वो संप्रति का प्रयोग होगा, तभी तो वो बनेगा सिद्धांत। तो तटस्थ विषय है ये, अस्थिर है, बिल्कुल है। अंतर्राष्ट्रीय उद्यम है, दो देशों के बीच में वैज्ञानिकों के बीच में इंटरेक्शन होता रहता है, मतलब। और अंतर विषय क्षेत्र नहीं है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय उद्यम है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? तटस्थ विषय। तटस्थ विषय है ये, ठीक है। तो ये गलत हो गया आपके। अब थैंक यू दोस्तों, ये आपका संपूर्ण विश्लेषण हो गया अब, ठीक, ओके।